आज तक के वॉर रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल जे सिंह, थल सेना अध्यक्ष। स्वागत है आपका जनरल सिंह। थैंक यू। सबसे पहले आज एक बड़ा एनकाउंटर हुआ हंडवारा में। हंडवारा इस नक्शे में ये सैंड मॉडल है जो हमने आपको कल दर्शकों को दिखाया। ये सैंड मॉडल है, हंडवारा यहां पर पहाड़ों में पड़ता है और वहां पर ये हमला हुआ। 3 आतंकवादी ढेर। भारतीय सेना की आप ये कामयाबी मानेंगे जनरल सिंह कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, 3 आतंकवादियों को हमने ढेर कर दिया? मेरे हिसाब से बहुत एक बहादुर हमारा एक्शन हुआ है और हमारे लोगों ने ये क्षमता दिखाई है कि हम उनको नष्ट कर देंगे जो इस तरह से काम करते हैं। इससे पहले बारामूला में भी हमला हुआ। क्या आपको लगता है कि ये रहा बारामूला? हमारे नक्शे पे मैं आपको दिखाता हूं खास कैमरे के जरिए भी। बारामूला में भी इससे पहले हमला हुआ। क्या आपको लगता है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आए दिन जम्मू कश्मीर में अलग अलग हिस्सों में इस तरह के आतंकवादी हमले होते रहेंगे? बेशक हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए और हमारी फौजें बिल्कुल होशियार हैं। कोई भी चुनौती आएगी उसका सामना करेंगे, लेकिन उनके दांत खट्टे करने हैं। वो डेस्परेट हो गए हैं, वो मजबूर हो गए हैं कुछ करें ताकि उनकी इज्जत बचे, लेकिन ऐसे तो वो और गलतियां करते जाएंगे और उनका नुकसान होगा। इस बीच जनरल सिंह खबरें इस तरह की आ रही हैं कि 200 से ज्यादा आतंकवादी टेरर लॉन्च पैड्स पे है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम आपको दिखाते हैं। लाल जो बत्ती आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो नियंत्रण रेखा है। तो नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। वहां पे 15 लॉन्च पैड्स, 15 जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां पे अब 200 से ज्यादा आतंकवादी इंतजार कर रहे हैं भारत में क्रॉसओवर करने का। तो आप देखिए कि 200 से क्या होने वाला है। हिंदुस्तान जैसा एक महान देश, इमर्जिंग पावर, उसको 200 आदमियों से क्या फर्क पड़ेगा। हमने पहले भी बहुत सारे उनके अल्लाह को प्यारा कर दिए हैं, इनको भी वही होगा जो अंजाम उनके AK-47 उठाने के साथ है। मैं आतंकवादियों के पेरेंट्स को कहता था अपने बच्चों को क्यों मरवाते हो। उनको AK-47 दिया तो उनको एक वारंट ऑफ डेथ दे रहे हैं। 3 महीने में मरेगा, नहीं तो 6 महीने में, ज्यादा किस्मत वाला है तो 1 साल। तो वही हो रहा है उनके साथ। अच्छे नादान बच्चे मिसगाइडेड हैं। उनके जो तंजीम के लीडर हैं उनके बच्चे बाहर तालीम ले रहे हैं। कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में, कोई मलेशिया में, कोई सिंगापुर में, कोई बॉम्बे में, कोई दिल्ली में। वो क्यों नहीं शहीद होते इस कॉज के लिए? अगर ये शहादत है तो इसमें ये ही है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, नादान कश्मीरी तो सफर इस कर बीच रहे हैं। में गुजरावाला में खाने बनाए गए, वो पाए गए इन आतंकवादियों के साथ जो कि हंडवारा में ढेर हुए। जो बंदूकें थी उनमें पाकिस्तानी मार्किंग्स थी। आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं हंडवारा से, जहां पे साफ हो जाता है कि जो आतंकवादी आ रहे हैं उन्हें पाकिस्तान से किस तरीके से समर्थन मिल रहा है। न केवल अंदर आने में बल्कि हथियार भी, असला भी सारा पाकिस्तान से आ रहा है। दुनिया के सामने नवाज की शराफत बेनकाब। पाकिस्तानी आतंक के 25 सबूत देख लो नवाज। आतंक मेड इन पाक के सबूत देखिए। आतंकियों की AK-47 पर पाकिस्तान की मोहर। दवा से लेकर गोला बारूद तक सब पाकिस्तान का। कश्मीर के हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की जाबाजी ने एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। बड़ी सी टेबल पर पड़े ये सबूत नवाज शरीफ की कथित शराफत को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। 3 AK-47 राइफल, करीब दर्जन भर मैगजीन, सैकड़ों कारतूस, ग्रेनेड, GPS सेट, वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, रस्सी, बैटरी, दस्ताने, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, चिप्स, एनर्जी ड्रिंक, चाकू, कैंची, इंजेक्शन, शेविंग ब्लेड, सेना की वर्दी वाली जैकेट, मैप, उर्दू में लिखी डायरी, कैश, अंडर ग्रेनेड लॉन्चर, दवाएं और आतंकियों की तस्वीरें। ये वो 25 सबूत हैं जिन पर पाकिस्तानी होने की मोहर लगी है। तमाम चीजें पाकिस्तान के गुजरावाला से खरीदी गई हैं। 3 आतंकवादी जो मारे गए, उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का ये सामान उनसे जो बरामद हुआ है। ये ग्लव्स मिले हैं, साथ में रस्सियां, ड्राई फ्रूट्स और बिस्किट, ये बिल्कुल चीजें लेके चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो सामान मिला है उस पर पाकिस्तानी मार्किंग है। ये आप क्रेप बैंडेज देख रहे हैं, इस क्रेप बैंडेज पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गुजरेवाला पाकिस्तान में बनाई गई है। सो ये एक और सबूत किस तरीके से पाकिस्तान का सपोर्ट है और पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट थे। हर बैंडेज पे लिखा हुआ है कि ये गुजरेवाला
पाकिस्तान GT रोड मांस में कोटली वागा गुजरे वाला पाकिस्तान में जनरल फार्मा द्वारा बनाई गई हैं जो वेपन्स उनसे रिकवर करे गए हैं। ये 3 जो असॉल्ट राइफल हैं, बंदूकें हैं AK-47 और साथ में ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर वाले हथियार हैं। इसके साथ साथ ये मैगजीन्स जो रिकवर करी गई उनमें कुछ में आप देख सकते हैं बुलेट होल, जो गोली के होल हैं वो भी साथ में थे। और इसी के साथ साथ ये इंडियन करेंसी को भी, जो भारतीय रुपए हैं उनको भी रिकवर किया गया। इसके साथ जो आप डायरी देख रहे हैं उसमें उर्दू में चीजें लिखी हुई हैं। कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कोडेड लैंग्वेज में उन्होंने उर्दू में चीजें लिखी हुई थी। और अब इसके साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो यहाँ पर उनके जो मैप्स और बाकी चीजों को भारतीय फौज ने रिकवर किया है। सेना के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तान के थे। आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं। इसके अलावा 17 मैगजीन, 2 मोबाइल फोन, 4 रेडियो सेट, 3 GPS और 12 ग्रेनेड मिले हैं। इसके अलावा 9 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, करीब 20,000 कैश, 3 मैप शीट, 3 कोड शीट और 2 जैकेट मिली हैं। हर हमले में पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं और दुनिया मान भी रही है। बेहतर होगा कि नवाज शरीफ भी मान जाएं और अपने आतंकियों पर नकेल कसे। अंकित त्यागी, हंदवाड़ा, आज तक। तो हंदवाड़ा में एक और नाकाम हमला, ये तीसरा ऐसा हमला था जिसको भारत की सेना ने विफल किया। इस बीच जनरल सिंह, रिपोर्ट्स पाकिस्तान से ऐसी आ रही हैं कि नवाज शरीफ और जनरल रहील शरीफ में कुछ अनबन सी हो गई है। शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग में ISI के चीफ को कहा कि आप आतंकवादियों को समर्थन करना बंद कीजिए वरना पाकिस्तान दुनिया भर में आइसोलेट हो रहा है, अलग थलग पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट में कुछ हकीकत है या केवल प्रोजेक्शन भर है ये? नहीं, मैं समझता हूं नवाज शरीफ जी एक बहुत एक्सपीरियंस लीडर हैं और उनको पहले एक बार धोखा कारगिल के वक्त परवेज मुशर्रफ ने किया। उनको बोला आप जाके अमेरिका से भीख मांगिए, पीस के लिए हमारे विड्रॉ कर जाएंगे जो बचे खुचे लोग हैं। और उसलिए वो जाके वहाँ पे गए, उन्होंने सीज फायर नेगोशिएट किया। अमेरिकन ने कहा पहले फैसला कर लो कि तुम बाहर निकलोगे हिंदुस्तान से, LC से बाहर वापस आओगे तब आना, नहीं तो नहीं आना। तो प्रॉमिस किया, वहाँ गए और नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस तरह की बातें करते हैं तो नियंत्रण रेखा पे जो हो रहा है यहाँ पे या फिर कश्मीर में जो हो रहा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा या आर्मी वही करेगी जो वो करना चाहे? नहीं, फर्क इमीडिएटली तो कुछ नहीं पड़ेगा। कॉस्मेटिक चेंज कर देंगे तो कोई बात नहीं, असली चीज जो है मुद्दा वो नहीं चेंज होगा। वो बहुत उन्होंने रास्ता जो अपनाया है वो अंजाम उसका सिर्फ मौत है। 2 बड़े सवाल हो रहे हैं। एक तो ये, एक ऑप्शन है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हो। आपके हिसाब से क्या ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है या फिर हिंटरलैंड में हमला, यानी कि जम्मू कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, क्योंकि त्योहार का मौसम नजदीक है और ऐसे में लोगों को चिंता हो रही है कि क्या त्योहार को खराब करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान? हरगिज वो कोशिश करेंगे, नॉट ओनली इन JNK बट ऑल्सो इन द मेन लैंड ऑफ इंडिया, बिकॉज उनका यही मकसद है हम तो डूबता जहाज है, हम इनको भी ले डूबे सनम, ये वाली बात है। हिंदुस्तान को नहीं रोक सकते, हिंदुस्तान एक इमर्जिंग पावर है और हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी मजबूत करनी चाहिए ताकि किसी को हिम्मत ना पड़े हमारे ऊपर नजर ऐसे करने के लिए। जी, आप कह रहे हैं कि कोई हमें नजर नहीं डाल सकता, लेकिन बार बार कोशिश हो रही है, 3 दफा कोशिश हो चुकी है। और एक और बड़ा सवाल यह है कि करीब 100 हथियार जम्मू कश्मीर में पिछले करीब 90 दिनों से जो एजिटेशन चल रहा था उसमें हथियार पुलिस चौकियों से लूटे गए। अब चिंता यह भी है कि क्या उन हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि लोग अपने घर में बैठे हैं, उनके पास AK-47 है, बाहर निकल के फायर कर सकते हैं। सेना के लिए यह कितना बड़ा चिंता का विषय? मैं समझता हूं ये बहुत छोटा पिन प्रिक है, इससे कुछ हमको घबराने की जरूरत नहीं है। उससे वो कोई मकसद अपना अचीव नहीं कर सकते। और आज के सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान को एक पारिया स्टेट माना जा रहा है और इसलिए पाकिस्तान ये समझ ले कि दुनिया की आंखें खुल गई हैं। जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया उन्होंने मिलिट्री एकेडमी के छाया में, उसके छत्र छाया में, तो समझ लीजिए दुनिया को कोई शक नहीं है कि ये देश झूठ बोलते हैं। और एक उनके ही ऑथर ने बोला है अगर ओसामा बिन लादेन जब वहाँ था हमें पता था तो हम फेल्ड स्टेट हैं, और अगर नहीं पता था तो हम एक रोग स्टेट है। क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई होगी, अगर होती है, तो हफीज सईद सरी के लोग, सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग खुद करेंगे या पाकिस्तानी सेना की मदद से? क्योंकि ये लोग भी बार बार, अगर आप हफीज सईद की आप स्पीच सुनिए तो वो कहता है कि हमें जाके बदला लेना है। वो बहुत कायर हैं, वो खुद नहीं आएंगे, अपने बच्चों को नहीं आगे आने दिया, वो खुद कहाँ आएंगे? वो लोगों को आगे बहका के भेज रहे हैं।
इंडोक्ट्रिनेट करके भेज रहे हैं। कि भारतीय सेना के जवानों को, अफसरों को बताया गया है कि आप बताइए आपको किस तरह के हथियारों की जरूरत है, और युद्ध स्तर पर वो हथियार खरीदने की कोशिश सरकार कर रही है। ये वो वेपन्स हैं जनरल सिंह जिनको कई साल पहले खरीदा जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं खरीदे गए। आइए एक नजर डालते हैं, दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि कौन कौन से वो हथियार हैं जिन्हें अब खरीदने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल से। 250 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स का ऑर्डर 2 दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया है, ताकि जब आईईडी एक्सप्लोजन होता है तो हमारे जवान महफूज रहें। 12 हमारे जवान ऐसे माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा 36 रफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कई सालों से फंसा हुआ था, उसको अब फाइनली सरकार ने जाके कमीशन किया है और कहा जा रहा है कि रफेल भी आएंगे। इसके अलावा भी T-90, T-72 मेन बैटल टैंक्स जो हैं उनके हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। जनरल सिंह, आपको चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है, बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर है, इनके भी फाइनल स्टेजेस में है, बहुत जल्दी किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि इतनी रफ्तार से अब जो ऑर्डर दे रहे हैं काफी देर हो गई होते होते? नहीं, मैं समझता हूँ देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं बहुत हिंदुस्तानी फौजों को महफूज करेंगे। और एक चीज़ याद रखिए, हमारी कितनी भी अच्छी नीयत होगी, हम पीसफुली रहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया इस चीज़ में हमारे साथ सहमत नहीं होगी, तो हमारा यूनिलैटरल डिज़ायर फॉर पीस का मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि जिसने कुछ हमारे ऊपर अटैक करना है या अग्रेशन करना है वो फिर भी करेगा। तो इसलिए उसको रोकने के लिए एक तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, अपाची हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, हॉलीवुड की फिल्मों में दिखते हैं, बहुत ही लीथल, बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस के लिए स्पेशल राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हल्की हेलमेट्स, ऐसी चीजें जो होनी चाहिए। खून खौलता है कि इतने सालों से हमारे पास ये हथियार नहीं थे। जनरल सिंह, ऐसे है कि मैं समझता हूं कि हमारा देश इतना उन्नति कर रहा है, हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है, तो हमको देश की डिफेंस के लिए कम से कम 3% तो जीडीपी स्पेंड करना चाहिए, जो सब डेमोक्रेटिक नेशन करते हैं। हमें और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन एक रफ्तार, तेज रफ्तार के साथ मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए। द स्पीड मस्ट पिक अप, पेस एक मस्ट पिक दिक्कत अप। है, आप जो हम लोग अभी अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि कोई भी हथियार अगले 2-3-4 हफ्ते में नहीं आने वाला, टाइम लगेगा, कम 2-3-4 साल लगेंगे। जब हथियार आने शुरू होंगे 2018-19 से डिलीवरी स्टार्ट होगी, डिलीवरी आते आते भी 2020 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि ये हम ऑर्डर तो अभी दे रहे हैं, लेकिन बहुत वक्त लगेगा ये आने में। क्या हम एक संदेश भी दे रहे हैं पाकिस्तान को? बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल हरगिज हम उनको दे रहे हैं कि होशियार हो जाओ, हमारे साथ अच्छे पड़ोसी के माफिक रहना सीखो, नहीं तो अंजाम आपके लिए बुरा होगा। हम तो फिर भी आपसे आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, हमारे साथ मुकाबला भी मत करिए। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब हम इकोनॉमिक जायंट बनना चाहते हैं, जैसे चाइना बनना है, हम भी इकोनॉमिक जायंट बन सकते हैं, लेकिन हमारा हिफाजत, अपना डिफेंस, अपने क्षमता, डिफेंस की कैपेबिलिटीज इतनी मजबूत होनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक जायंट भी बन सकें। चीन की बात कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को इस सैंड मॉडल पर कि नियंत्रण रेखा के उस पार अक्साई चीन है, चीन का वहां पर कब्जा है, और गिलगिट बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से सीपेक निकल रहा है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, $46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट। क्या आपको लगता है कि जो 2 फ्रंट वॉर की बात होती है कि क्या अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता है, चीन पाकिस्तान की मदद करने आएगा? देखिए, चीन एक बहुत मैच्योर नेशन है, बहुत सोच समझ के कदम लेते हैं। वो ऐसे पाकिस्तान के खेल में नहीं आएंगे, उनके मुताबिक नहीं चलेंगे। 65 वॉर, 71 वॉर, कारगिल के वक्त उन्होंने थोड़ा बहुत हरकत किया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं किया, और वो ना ही करेंगे, क्योंकि उनका अपना मुद्दा, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका एम जो है, चीन इस बात से परेशान है उनका कि बलूचिस्तान से होकर गुजरती है वो सिल्क रूट प्रोजेक्ट, और उनको इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, और उनको चिंता ये हो रही है कि अगर बलूचिस्तान में इसी तरीके से जो अलगाववादी हैं वो खड़े होते रहते हैं तो फिर उनको भी, उनके प्रोजेक्ट को भी, उनके निवेश को भी नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, ये बहुत फिक्र हो गया चाइना को कि ये जो हाईवे बनाया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी हिफाजत करने के लिए कि अदर 3-4 डिवीजन लग जाती हैं, तो फिर उसमें क्या फायदा हुआ? तो इसलिए ना पाकिस्तान को उससे फायदा होगा, ना चीन को होगा। अंदरूनी हालत पाकिस्तान को सेव करनी है। पाकिस्तान के लोग अभी नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं, भाई साहब कश्मीर की बात छोड़िए, आप जो बचा हुआ पाकिस्तान है उसको तो संभालिए। एतजाज हसन ने कहा
पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जब जॉइंट सेशन चल रहा था कि चूंकि हम आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं इसलिए हम दुनिया में अलग पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान के भीतर से आवाजें उठ रही हैं। शहबाज शरीफ मैसेज दे रहे हैं आईएसआई को, वो कह रहे हैं कि बंद कीजिए, आतंक को सपोर्ट करना बंद कीजिए। अब न जाने वो पॉलिटिक्स के लिए कह रहे हैं या हकीकत में कह रहे हैं, और न जाने उनके कहने का कोई असर पड़ेगा भी या नहीं। जनरल सिंह का मानना है कि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि हमें 3 चीजें करनी चाहिए। एक, अपनी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को जारी रखना चाहिए और रफ्तार उसकी बढ़ानी चाहिए। दूसरा, मैंने लिखा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर में उसको इंप्रूव करना है ताकि हम चाइना पाकिस्तान दोनों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रोड होंगी तब हमारे ट्रूप्स भी मूव कर सकते हैं। और तीसरा, मैंने ये बोला हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बहुत काबिल तारीफ काम कर रही हैं, रॉ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनकी क्षमता और बढ़ाइए। ये 3 चीज अगर कर लें तो चाणक्य से बड़ा हम गुरु नहीं मानते किसी को, वो उसकी कहे पे हम चलेंगे। बहुत जरूरी भी है ये। कई सालों तक हमने अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया नहीं, लेकिन अब कोशिश हो रही है, युद्ध स्तर पर करने की कोशिश की जा रही है। जनरल जे सिंह, आप आज तक के वो रूम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।